अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं थोड़ी किचन की डीग्रीजिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा हो गया था। तो ये वाला डीग्रीज़र मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैक का, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास अवेलेबल है आपकी कंट्री में तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है। जस्ट इसको 10 मिनट्स स्प्रे करना होता है और सारा ग्रीस ना एकदम सिर्फ वाइप करने से निकल जाता है। तो सब जहाँ पे ग्रीस जमा हुआ है मैं वहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ और 10 मिनट इसको छोड़ दूँगी। और ये वाले चावल मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। मैं रीफ़िल कर रही थी चावल का बॉक्स तो सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन से चावल यूज़ करते हो आप। तो डेली यूज़ के लिए मैं ये सुरती कोलम राइस यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और खाने में भी बहुत लाइट होते हैं ये वाले। और इस तरह के हैं, छोटे शॉर्ट ग्रेन है इसका। बासमती चावल जो है ना वो रोज़ खाए नहीं जाते, तो ये वाले चावल मैं यूज़ करती हूँ। और ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो गए थे, मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ग्रीस यहाँ पे जो जितना जमा हुआ था सारा निकल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा येलो था, अभी जो है ना सिर्फ एक स्वाइप करने से ये इतना क्लीन हो गया है। और ये वाला स्क्रबर जो है ना ये स्टील की फिनिश है सिर्फ इसमें, लेकिन ये प्रॉपर स्टील नहीं है। अगर मैं स्टील यूज़ करूँगी तो सारे स्क्रैचेस लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये निकल रहा है। तो अच्छे से मैं इसको स्क्रब करके सारी ग्रीस निकाल के अच्छी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ईद भी आ रही है ना, तो थोड़ी सी घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और ये वॉल जो है ना ऊपर स्टव टॉप की, तो ये ग्लास मटेरियल में है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इजीली रिमूव हो रहा था, क्योंकि ग्लास पे ग्रीस आराम से निकल जाती है। और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके मैं सारा जो है वाइप कर दे रही हूँ, फाइनल वाइप। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपका किचन इतना नीट एंड क्लीन हमेशा कैसे रहता है। तो रहता नहीं है, लेकिन मुझे रेगुलरली इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्लीन करते रहना पड़ता है, तभी जाके किचन क्लीन होता है। ऑब्वियसली इंडियन कुकिंग में आपको पता है कितना मेस क्रिएट होता है और ऑयल वगैरह यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से मुझे क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, तब जाके मेरा किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगता है। और ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने क्लीनिंग की थी इसको भी मैं साथ साथ वॉश कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही रख दूँगी तो फिर इसमें स्मेल आ जाएगी। तो साथ साथ इसको डिश सोप से वॉश कर लिया था और साथ ही साथ इसको ड्राई भी कर ले रही हूँ। अच्छा, किचन का क्लॉथ वॉश करने के बाद मुझे नोटिस हुआ कि किचन के स्टव टॉप की भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो मुझे अगेन उसको वॉश नहीं करना था, तो इसलिए मैं टिश्यू से स्टव टॉप भी थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। कोई भी ईद अगर क़रीब आ रही है ना, तो मैं 2-3 दिन या फिर 1 हफ़्ता पहले से ही घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि एक एक दिन एक एक पोर्शन घर का कवर हो जाए। क्योंकि एक साथ पूरा मैं अगर ईद के एक दिन पहले करूँगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ये स्टव के ऊपर वाले जो ग्रेट्स हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीसी हो गए थे, लेकिन मेरे पास अभी इनको क्लीन करने का टाइम नहीं था, क्योंकि अगर इसमें मैं लग जाती तो ऑलमोस्ट मुझे 1 आवर लग जाता इसको क्लीन करने में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने ऐसे ही लगा दिया है थोड़ा सा वाइप करके, किसी और दिन मैं उनको क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको क्लीन करने में। और टूथब्रश या फिर छोटे ब्रश की मदद से उनको क्लीन करना होता है, वो मैं बाद में करूँगी। किचन छोटा हो या बड़ा हो, काउंटर टॉप का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे काउंटर टॉप पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें भर के ना उसको क्लटर नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत कम चीज़ें मैंने रखी हुई है। तो अगर काउंटर टॉप आपका हमेशा क्लीन रहता है ना, तो आप जब भी किचन में एंटर होते हो आप प्रोडक्टिव फील करते हो और आपको कुकिंग करने का मज़ा भी आता है और ओवरवेलमिंग नहीं रहता है। अच्छा, मैंने एक इफ़्तार दावत का व्लॉग डाला था, उस व्लॉग में मैंने शामी कबाब बनाए थे। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर की थी रेसिपी। मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई थी, तो ठीक से नहीं बताया था शामी कबाब का। तो बकरे ईद भी आ रही है, तो मैंने सोचा बहुत सारे लोग शामी कोफ्ता ये सब बनाते हैं, तो मैं शेयर कर देती हूँ इसकी रेसिपी डिटेल के साथ, और अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके शामी कबाब बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे ½ किलो बोनलेस मीट लिया है मैंने। अगर आपके पास कुर्बानी का मीट है तो आप उसको उस मीट को ना, अगर आपकी मीट में स्मेल आ रही है तो आप उसको थोड़ी देर विनेगर, एक छोटे से कैप में विनेगर 10 ml के करीब डाल के पानी में गोश्त को 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर दे, उसके बाद ड्रेन कर दे। इससे ना एक महक जो होती है गोश्त में कुर्बानी के, वो चली जाती है। उसके बाद अच्छे से ड्रेन करना है मीट को, मीट में पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो है उसको कुक करना है।
तो जब तक वहाँ पे मीट का पानी ड्रेन हो रहा है, मैं यहाँ पे चावल सोक कर रही हूँ और 2 कप मैं चावल ले रही हूँ। चावल के बॉक्स में मुझे चावल डालना था, लेकिन चावल का बॉक्स थोड़ा सा गंदा था, मुझे उसको वॉश करना था, तो इसलिए डायरेक्ट मैं पैकेट से ही डाल रही हूँ। और चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी में, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर देंगे। उसके बाद चावल कुक करेंगे। चावल मैंने सोक करने के लिए रख दिए। उसके बाद चने की दाल जो है ना, वो मैंने हाफ़ कप ली थी और मैंने इसको मॉर्निंग में ही सोक कर दिया था, तो ये सोक होके थोड़ी सी बड़ी हो गई है साइज़ में। चने की दाल हमेशा सोक करके ही डालना होता है शामी कबाब में। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो ठीक से गलती नहीं है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे ये सोक हुई है। और उसके बाद जो है हाफ़ किलो मैंने चने की दाल सोक की हुई ली है और हाफ़ किलो है बोनलेस मीट। आप अपनी मर्ज़ी का मीट ले सकते हो। थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के फिर बंद कर देते हैं शामी कबाब के लिए। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा कुक करेंगे ना, मतलब थोड़ा सा इसको गोश्त को भूनेंगे प्रेशर कुकर बंद करने से पहले, तो और भी मज़े के बनेंगे आपके शामी कबाब। तो सारी चीज़ें डाल के मसाले वगैरह डाल के, ज़ीरा यहाँ पे डाला है, कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, और यहाँ पे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है नौर का एक चिकन क्यूब भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप चिकन क्यूब यूज़ करते हैं तो प्लीज़ सॉल्ट थोड़ा कम यूज़ करिए, क्योंकि ऑलरेडी क्यूब में सॉल्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएंगे फिर। और उसके बाद जो है 3 मैंने इलायची डाली है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। शुरू में जब मैं कुकिंग सीख रही थी, जब भी मैं शामी कबाब बनाती थी वो टूट जाते थे। तो प्रैक्टिस करते करते मैं फाइनली मेरे अभी नहीं टूटते हैं शामी कबाब। और ये जो है ना, कोकोनट डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड। इससे क्या होता है ना, बहुत क्रंची सा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालते हो तो ज़रूर ये डाल के ट्राई करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद गर्म पानी मैंने थोड़ा सा डाला है, 1 कप गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर डाला है गोश्त सारा भूनने के बाद। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। और इसको हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना। कोई भी चीज़ आप अगर प्रेशर कुकर में बनाते हो ना, तो फर्स्ट विसल के लिए हाई फ्लेम रखना है जब तक प्रेशर उसमें फॉर्म हो जाता है। जब प्रेशर फॉर्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको फ्लेम जो है लो कर देनी होती है। कोई भी चीज़ अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो, तो अगर आप हाई फ्लेम पे गोश्त वगैरह जो भी बना रहे हैं ना, तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ चीज़ पक तो जाती है लेकिन उसमें फ्लेवर नहीं आता है। तो इसलिए फ़र्स्ट विसल के लिए प्रेशर फुल कर दें, उसके बाद फ्लेम जो है लो कर दें। और यहाँ पे मैं दाल तड़का बना रही हूँ साथ में। अगर आप रेगुलर हमारी जो खट्टी दाल है वो बना बना के टायर्ड हो गए हैं, तो आप ये वाला दाल तड़का ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने पे बहुत मज़े की बनती है यह दाल। तो हाफ़ कप मैंने ली है तूर दाल और हाफ़ कप मैं ले रही हूँ मसूर की दाल। दोनों दालों को अच्छे से वॉश करना है और इनको सोक करना है। और बहुत डिफरेंट मतलब इसका टेस्ट आता है, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा इसका टेस्ट। हम लोग जब इंडिया गए थे ना दिसंबर में, तब अम्मी ने ये दाल तड़का बना के उसके साथ मटन रान जो है होल लेग जो होती है मटन की, वो बनाया था। इतना ज़्यादा टेस्टी था ना वो, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने अम्मी से रेसिपी लेके मैंने यहाँ पे ट्राई की, लेकिन अम्मी वाला तो टेस्ट नहीं आया, लेकिन मैनेजेबल था, अच्छी थी दाल। तो चावल सोख हो रहे हैं, दाल सोख हो रही है, शामी कबाब कुकर में बन रहे हैं। तब तक यहाँ पे मैं दाल के लिए टोमेटोज़ जो है काट रही हूँ। 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ मैंने लिए हैं, उनको रफली चॉप कर लिया है, बहुत बारीक सा नहीं, क्योंकि ये वाली दाल ना थोड़ी ज़्यादा टाइम गलानी होती है, तो उसके साथ टोमेटोज़ भी आराम से गल जाते। और स्पाइसेस में सिर्फ हल्दी पाउडर, नमक और पानी जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग तड़के में ऐड करेंगे। तो बस इतनी चीज़ें डाल के थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है। ये स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर है ना, तो दाल जैसी चीज़ें इसमें नीचे जाके लग जाती हैं। तो पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करके उसके बाद प्रेशर कुकर बंद करना होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर मिक्स नहीं किया दाल और पानी को तो दाल जो है दाग लग सकती है। और यहाँ पे मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ। ये वाला पॉट जो है ना वाइट सेरामिक कोटेड है, और मुझे इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ये वाला पॉट मैंने कहाँ से लिया है, मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ।
तो ज़ीरा राइस में मैंने थोड़ा सा घी डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को घी का फ्लेवर बहुत पसंद है राइस में। तो उनको एक्चुअली घी राइस पसंद है, लेकिन घी राइस में जो चीज़ें प्याज काजू वो सब डलता है वो नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं सिर्फ ज़ीरा डाल के बनाती हूँ बच्चों के लिए। और जो चावल सोख किए थे वो डाल दिए हैं। और घी और तेल डालने के बाद ना, अगर आप इस तरह से बघार के खाना बना रहे हो तो चावल थोड़ा सा इस ऑयल में या फिर घी में थोड़ा सा इसको भून लेंगे तो चावल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और गर्म पानी मैंने मेजर करके डाल दिया है। 2 कप मैंने चावल लिए थे तो मैं 3.5 कप्स पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी। और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके लिड बंद कर देंगे। सॉल्ट वगैरह मैंने चेक कर लिया है। और ये जो कुकवेयर सेट है ना, ये मैंने लिया था डैन्यूब होम से। यहाँ डैन्यूब होम में ऑनलाइन सेल लगी थी तो वहाँ पे मैंने लिया था, क्योंकि मुझे वाइट कोटेड जो है ना कुकवेयर बहुत पसंद है। क्योंकि स्पेशली अगर आप कंटेंट बनाते हो कुकिंग का, फूड का, तो इस तरह वाइट जो है ना उसकी अगर कोटिंग हो तो बहुत अच्छा लुक आता है वीडियोस में। तो मुझे वाइट कोटेड सेरामिक कुकवेयर सेट चाहिए था, तो मैंने डैन्यूब होम से लिया है ये वाला कुकवेयर सेट, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है। सेम इसी तरह का वाइट कोटिंग का सेट ना मैंने आप लोगों के लिए एक लिंक ढूंढ के निकाली है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। और पिक्चर भी अटैच किया है, आप देख सकते हैं वो कुकवेयर सेट। और यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। क्रश्ड गार्लिक हमें चाहिए और क्रश्ड जिंजर भी चाहिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया है। सारी चीज़ें पहले से ही प्रेप करके रख लें ताकि इजी हो फ्राई करते वक्त। नेक्स्ट मैंने लिया है करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता और होल रेड चिलीज़ मैंने 3 पीस लिए हैं। और यहाँ पे हींग लिया है, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो है अलग से रख ली हुई है। और प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली है। ये सारी चीज़ें तड़के में जाएंगी। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी। इसमें एक्चुअली अदरक भी डलती है, क्रश करके अदरक डालना होता है, लेकिन मेरे पास नहीं थी अदरक तो मैंने नहीं ऐड की। लेकिन अगर आप डालो तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। इसका तड़का जो है घी में लगता है। और थोड़ा सा अगर आप ऑयल भी डालो तो नो प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स किया है। और घी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना होता है, उसी से फ्लेवर आता है। और सबसे पहले घी को गरम कर लेना है। और ये जो प्याज और गार्लिक क्रश किया है ना, और अगर अदरक है तो वो भी, ये 3 चीज़ें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इनका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। और इस साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं दाल भी गल गई है हमारी। और इसको बार बार स्टर करते रहना है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। और मैं इसको दाल को मिक्स करने के लिए इस तरह का विस्क यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है, घोटा या फिर ब्लेंड नहीं करना है इसको। सिर्फ विस्क की मदद से मैं इसको लाइटली मिक्स कर रही हूँ ताकि टोमेटोज़ और दाल एक दूसरे में मिल जाए। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये मैंने दूसरे वाले पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ करी लीव्स। ये स्टेप बाय स्टेप मैं जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ उसी तरह ऐड करना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही टाइम पे अगर तेल में डाल देंगे तो आधी कच्ची रह जाएंगी, आधी पक्की रह जाएंगी। तो इसलिए मैं जैसा दिखा रही हूँ उसी तरह आपको ऐड करना है। और नेक्स्ट जो है स्पाइसेस ऐड करना है। याद रहे फ्लेम लो रहे, अदरवाइज़ मसाला आपका जल सकता है। तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी इस तड़के की, पूरे घर में खुशबू आ गई थी, क्योंकि घी में लग रहा था तड़का और इतनी अच्छी अच्छी फ्लेवरफुल चीज़ें इसमें जा रही थी। और स्टोव ऑफ़ करने के बाद, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करना है। अगर आप फ्लेम ऑन पे डालेंगे ना तो ये जो है तड़का जल सकता है, मतलब रेड चिली पाउडर जल जाएगा। उसके बाद जो है ये उठा के, आपको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया, लेकिन कैमरे में ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा कलर आया था तड़के का और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की दाल बनी थी। और इस पॉइंट पे आप सॉल्ट चेक कर सकते हो दाल का, अगर आप कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे फ्लफ़ी से राइस भी रेडी हैं, घी ज़ीरे वाले चावल। और अभी जो है ना बच्चों के आने का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। और यहाँ पे शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो भी रेडी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से दाल गल गई है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया था।
और मैं इसको ना ये घोटनी की मदद से घोट रही थी, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है इसको, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इसको। तो मैंने सोचा इसको चॉपर में ही ना चॉप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था घोटने के लिए, तो इसलिए मैंने चॉपर में ऐड कर लिया है। और बस 1-2 पल्स में ये रेडी हो गया था। और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है उनको जब स्कूल से आते हैं। तो अगर आपको रेशे वाले शामी कबाब चाहिए, तो अगर आप घोटनी से घोटेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। एकदम मतलब रेशा रेशा होता है अगर आप तोड़ेंगे तो। अच्छा, एनीवेज़ यहाँ पे एक अंडा मैंने डाल दिया है ग्राइंड करते वक्त, क्योंकि अगर अंडा नहीं डालेंगे तो शामी टूटने लगती है। कुछ लोग ना कोट करके फ्राई करते हैं अंडा, लेकिन मैं इसी मतलब मिक्सचर में अंडा ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा शामी कबाब का मिक्सचर भी रेडी है। और थोड़ा सा और कोरिएंडर मैं कट करके इस पे डाल रही हूँ। इसमें बहुत अच्छा फ्राई होने के बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस पॉइंट पे कुछ लोग अनियंस भी डालते हैं इसमें, लेकिन मुझे नहीं पसंद पर्सनली। और यहाँ पे दाल तड़के में भी मैं बाकी की जो कोरिएंडर लीव्स हैं वो दाल तड़के में भी ऊपर से डाल रही हूँ। इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू पूरे घर में आ गई थी ना। तो बस यहाँ पे एक पैन लिया है और अभी शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आपने अंडा डाला है ना तो ऑयल ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होगा, और थोड़ा सा अगर ऑयल ज़्यादा डालते हैं ना तो बहुत अच्छे क्रिस्पी कबाब बनते हैं। और अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ ताकि थोड़े से क्रिस्पी कबाब बने। तो जस्ट यहाँ पे दोनों हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पे इस तरह से मैं सिंपली कबाब बना के फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल टूटे नहीं हैं ऑयल में जाके, और इतने टेस्टी कबाब ये बने थे ना। अगर अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपका बैटर जो है शामी कबाब का बैटर कुक करने के बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा सा अगर पानी ज़्यादा है तो आप उसी टाइम में उस पानी को सुखा ले, लाइक थोड़ा स्टव ऑन कर दे तो वो सारा पानी जो है ना ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप उसको मैश करें। अगर आपका मिक्सचर जो है मिक्सचर बनाने के बाद थोड़ा सा रनी हो गया है बैटर, तो आप उसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें, लाइक 10 to 15 मिनट। उसको फुली फ्रीज़ नहीं करना है, थोड़ा सा उसको 10-15 मिनट फ्रीज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा बैटर। और साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैलड बना रही हूँ। कुछ वेजिटेबल्स मेरे पास पड़ी हुई थी तो उनको मैंने चॉप कर लिया है। क्यूकम्बर, अनियंस और कोरिएंडर लीव्स और चेरी टोमेटोज़ रफली इनको चॉप कर लिया है। और ड्रेसिंग में सिर्फ मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट, बस, और कुछ भी नहीं डाला है। ग्रीन चिलीज़ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे खाएंगे ये, तो मैं ग्रीन चिलीज़ मैंने नहीं ऐड किए। और सिंपल है, बहुत मज़े का लगता है सैलड। और यहाँ पे अभी मैं खाना प्लेट कर रही हूँ। एक बोल में मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दाल कितने मज़े की लग रही है। आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और यहाँ पे दाल भी डाल दिया है और बच्चों की प्लेट में बना रही हूँ। यहाँ पे बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लंच किया और मुझे थोड़े और काम थे, मतलब थोड़ी चीज़ें लेनी थी घर की, ग्रॉसरी वगैरह। तो लंच वगैरह करके निकल गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि लास्ट मिनट में ईद के एक दिन पहले वेट करूँगी चीज़ें लेने के लिए, तो फिर वो मिलेंगी नहीं, या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी, या फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, या फिर डिलीवरीज़ क्लोज़ हो जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ही शॉपिंग कर रही हूँ ईद की। और किसी ने पूछा था कि खोया कहाँ पे मिलता है इधर, तो अमूल का खोआ मिलता है आपको, लुलु में मिल जाएगा। और अनस्वीटेंड जो होता है मतलब डेज़र्ट्स में डालने के लिए, तो लुलु से मिल जाएगा आपको। और हमारे घर के करीब यहाँ पे इब्न बतूता मॉल है, यहाँ पे हम लोग आ गए थे। कुछ ज़रूरत का सामान ले लिया और सेल्फ़ चेकआउट ही कर लिया था ऑलरेडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था काउंटर पे। और ये बहुत जल्दी हो जाता है, आप खुद ही चेकआउट करके निकल सकते हो। आई डोंट नो ये मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है। जब भी मेरे पास बैग होती है ना, रीयूजेबल बैग ग्रॉसरीज़ के लिए, तब हम कहीं भी शॉपिंग पे नहीं जाते। और जिस दिन मेरे पास बैग नहीं होती है उसी दिन हमें शॉपिंग करनी होती है और बैग ख़रीदनी पड़ती है। और एनीवेज़ नमाज़ का टाइम हो गया था, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे
प्रेयर रूम ऊपर थी और थोड़ा दूर थी, तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रेयर एरिया बना हुआ है, वहीं पे हस्बैंड ने भी नमाज़ पढ़ ली। और यहाँ पे छोटा सा एक डिवाइडर लगाया हुआ है और वहाँ पे लेडीज़ की एक जानिमज़ थी, वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली। और अभी हम लोग निकल गए थे घर, और घर जाके मुझे और बाकी का काम था। मुझे ना जिंजर गार्लिक पेस्ट घर के लिए पीसना था, जो कि फ़िनिश हुआ था, और मैं कुछ दिन से बाहर से ही मतलब रेडीमेड वाला यूज़ कर रही थी, और खाने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता मतलब रेडीमेड वाले में। तो जो लेके आई थी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मुझे जिंजर मतलब छीलना बहुत गुस्सा आता है मुझे। और एनीवेज जैसे तैसे करके करना ही था, तो मैंने जिंजर पील कर लिया घर आके। अगर मैं इसको अंदर फ्रिज में रख दूँगी तो फिर ऐसे ही ये पड़ा रहेगा, मैं करूँगी नहीं। तो इसीलिए बैठ के मैंने सारा जिंजर पील किया। गार्लिक को खैर मैंने, मेरे पास चॉपर है गार्लिक का, तो उसमें आराम से गार्लिक चॉप हो गया था, लेकिन अदरक को मुझे ही पील करना पड़ा। केक? यस Yes, Mama. मम्मा। Okay. ये Okay, Mama. थैंक यू हमदू। Take हमदू वांट्स केक। Shake. ये लो, थैंक यू। Take Mama. वेलकम हमदू। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि जिंजर गार्लिक जो है पीसते वक्त ना, कुकिंग ऑयल जो रेगुलर कुकिंग ऑयल होता है वो अगर आप डालेंगे तो ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो मैंने ट्राई किया और बिल्कुल भी ना कलर नहीं चेंज हुआ। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये बताया है। अदरक को पील तो मैंने कर लिया था, फिर उसको कट करके उसके बाद ना उसको पीसना होता है, लेकिन कट करने का काम भी, ये मेरे पास जो स्लाइसर है इसमें मैंने आराम से, आप देख सकते हैं, अदरक को स्लाइस कर लिया था। तो मैं देख रही थी छोटे छोटे पीसेस जो नीचे रह गए थे अदरक के, उनको भी निकाल के ऊपर डाल रही थी। Mama. थैंक यू। Take Mama. और यहाँ पे अदरक भी बिल्कुल स्लाइस होके रेडी है। और इससे पहले जो है ना, मैं न्यूट्री बुलेट जो मेरे पास है उसमें जो है ग्राइंड करती थी पेस्ट को, अदरक लहसुन पेस्ट। लेकिन मैं इस बार ना ये जो मेरा चॉपर है कैनवुड का, उसी में मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि इसकी ब्लेड्स ना बहुत ज़्यादा शार्प हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसमें बोनलेस मीट डाल के इसको ग्राइंड किया कीमा बनाने के लिए, लेकिन इतना अच्छा फ़ाइन पेस्ट बनाया ना उसने मीट का। तो मैंने सोचा इस पर जिंजर गार्लिक भी आज ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इसमें बना रही हूँ, तो हाफ़ क्वांटिटी मैंने गार्लिक और जिंजर दोनों की ली है। तो देखते हैं। और क्योंकि ना इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी बड़ी है, बार बार इसको खाली करके ग्राइंड करना नहीं होता। आप एक बैच में ना आराम से ज़्यादा क्वांटिटी में पीस सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और जैसे उन्होंने बताया तो थोड़ा थोड़ा ऑयल भी ऐड कर रही हूँ ग्राइंड करते वक्त। और इस वाले चॉपर में ऊपर ओपनिंग है ना, तो बार बार मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऊपर से जस्ट ऑयल और पानी ऐड करती जा रही थी, जितना मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए उतना। और आप देख सकते हैं कितना फ़ाइन पेस्ट बना है। मैं तो बिल्कुल शॉक थी, मुझे लगा इसमें सिर्फ क्रश होगा जिंजर गार्लिक, लेकिन मैं तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट, जो प्रॉपर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, उस तरह से पेस्ट बन गया था। 2-3 घंटे की मुझे मेहनत लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा टाइम मुझे चल जाएगा पेस्ट। तो बस आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। एडवांस में सबको ईद मुबारक। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।